बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा सेकेंड ईयर की मैथ्स का लेक्चर नंबर 12 है और लास्ट लेक्चर में हमने 1.5 स्टार्ट की थी और उसके कुछ क्वेश्चंस किए थे हमने। क्वेश्चन 2 का मैंने एक पार्ट आपको करवाया था और ये क्वेश्चन 2 का एक और पार्ट है, थर्ड पार्ट, ये भी आपको करवा देता हूँ। और ये पार्ट पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये पेपर में एक बार आया भी हुआ है, दोबारा भी आ सकता है आपके। मैंने कहा था कि ग्राफ के आने का चांस होता तो कम है, लेकिन 2-3 साल के बाद एक क्वेश्चन इसका आ जाता है, कभी एनुअल और कभी सप्ली एग्ज़ाम में। तो इसको आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। तो मैं अटैम्प्ट कर रहा हूँ इसको, और बाकी जो है फिर इसके बाद देखेंगे जो पार्ट्स बाकी हैं उनमें से कौन कौन से हम अटैम्प्ट करें। तो ग्राफ ड्रा करने के लिए जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि ग्राफ की 4 जो है वो फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करनी पड़ती है, जो 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि आप y और x को डायरेक्ट आपस में लिंक करें। आपको याद होगा मैंने लिखवाया था कि यू हैव टू राइट y एज ए फंक्शन ऑफ x, यानी y और x आपको एक इक्वेशन में लाने होते हैं, जबकि यहाँ पे x और y अलग अलग लिखे हुए हैं किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में, और वो तीसरा वेरिएबल थीटा है जिसको यहाँ उसने पैरामीटर रखा हुआ है। तो अब हमने पैरामीटर को एलिमिनेट करके x और y को लिंक करना है आपस में, जिस तरह आपने जो कल पार्ट किया, जो लास्ट लेक्चर में पार्ट किया था उसमें भी ये काम किया था हमने। तो थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम चूँकि ट्रिग्नोमेट्री की एक आइडेंटिटी है कि सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो अगर हम सीकेंट स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का डिफरेंस लें और 1 बना दें तो यहाँ से थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ स्क्वेयरिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 1। तो ये बनेगा आपके पास, देखें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली हो जाना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1 के इक्वल। तो ये जो आइडेंटिटी है इसका हमें एडवांटेज ये मिला कि इसके थ्रू हमने थीटा को एलिमिनेट कर दिया। अब आप देख सकते हैं एक्स और वाई एक इक्वेशन में आ चुके हैं। अभी भी हमारा पर्पस पूरी तरह सर्व नहीं हो रहा, हमें y एक तरफ करना है और x एक तरफ, यानी y को सब्जेक्ट बनाना है। तो y एक साइड पे करते हैं, अगर राइट पे ले आते हैं तो y स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और फिर 1 उस तरफ ले जाएं तो y स्क्वायर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वेरिएबल का स्क्वायर रूट है तो प्लस माइनस भी आपको लिखना पड़ेगा। तो स्टेप 1 जो था हमारा, जो रिक्वायरमेंट थी y एज ए फंक्शन ऑफ x आपने एक्सप्रेस करना था, वो आपने कर दिया। आप फंक्शन कह भी सकते हैं, और अगर ये फंक्शन ना बने तो फिर इसको हम सिर्फ रिलेशन कहेंगे। आगे चलते हैं। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है हमारे पास इसकी डोमेन फाइंड करना। डोमेन का मतलब है ये देखना कि कहाँ से कहाँ तक x की वैल्यूज़ रखनी है ग्राफ में आप लोगों ने। अब ये एक स्क्वायर रूट है, और आप जानते हैं कि इसी एक्सरसाइज के अंदर भी आपने पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट किया था वहाँ भी इस तरह की सिचुएशन आपको डील करनी पड़ी थी। इसके अलावा 1.1 में आपने क्वेश्चन 4 में ऐसे पार्ट्स किए हैं, और 1.2 के अंदर भी आपने क्वेश्चन जो इसका 3 था उसके अंदर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन किया था। तो मैंने आपको यूनिवर्सल अप्रोच एक्सटेंडेड मेथड बताया था कि स्क्वायर रूट की जब भी आपने डोमेन निकालनी हो, आप उसके रेडिकेंड को, जो रेडिकल के अंदर क्वांटिटी लिखी होती है, उसको आपने नॉन नेगेटिव पुट करना होता है। तो मैं ये करता हूँ, पुट कर देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 इस तरफ ले आए हम। फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस लिखना है वेरिएबल साइड पे, प्लस माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और अलग अलग कर लें तो एक बार प्लस का लिखें और एक बार अगर आप माइनस का लिख लें। फिर x फाइंड करने के लिए दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो देख रहे हैं x लेस आर इक्वल टू -1 है और ग्रेटर इक्वल टू +1 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू जो है वो दो तरफ से आपको लिखनी पड़ेगी। अगर मैं आपको समझाने के लिए रियल लाइन ड्रॉ करूँ, सिर्फ इस कंसेप्ट को समझने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक डोमेन है, तो ये देखें, हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। ये अगर लेट से रियल लाइन है तो यहाँ अगर हम कहते हैं -1 है और यहाँ हम कहते हैं कि ये +1 है, तो -1 के इक्वल और उससे लेस, इक्वल तो ये हो गया, और लेस कहाँ तक जा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेस आप जा सकते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी तक, और फिर +1 और उससे ग्रेटर का मतलब है कि ये +1 हो गया।
और +1 से ग्रेटर की भी कोई लिमिट नहीं है, ग्रेटर कहाँ तक हो सकता है, प्लस इन्फिनिटी तक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको लिखा जाए तो -∞ से -1 तक और फिर +1 से प्लस इन्फिनिटी तक इसकी जो डोमेन है वो बन रही है। तो मैं लिख रहा हूँ सो डोमेन इज इक्वल टू फ्रॉम -∞ to -1 एंड देन फ्रॉम 1 to +∞। और दरमियान में यूनियन लगा दें हम, जब भी दो सेट्स को ज्वाइन करना होता है हम उसका यूनियन लगा देते हैं। तो यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि -1 और 1 के जो मिडल वाला पोर्शन है वो आपने सिलेक्ट नहीं करना, वो इसकी डोमेन में नहीं आता। लेकिन जी ग्राफ के दो स्टेप्स हमने कर लिए हैं, y को x की फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया हमने और हमने डोमेन भी इसकी चेक कर ली है। अब जो थर्ड स्टेप है उसकी तरफ आते हैं। थर्ड स्टेप होता है कि आप एक टेबल डेवलप करेंगे, टेबल बनाएंगे वैल्यूज़ का, जिसमें कुछ x की वैल्यूज़ होंगी और उनके करस्पॉन्डिंग फिर आपके पास y की वैल्यूज़ आएंगी। तो मैं टेबल भी यहाँ बना लेता हूँ, एक टेबल ऑफ वैल्यूज़। अच्छा जी, टेबल को मैंने फिल कर दिया आप लोगों के लिए और इसकी वैल्यूज़ बस लिखना बाकी है y की। -1 से -∞ यानी जो लोअर साइड थी वहाँ से भी हमने 2-3 वैल्यूज़ चूज़ की हैं, -3, -2, -1 और फिर 1 से ऑनवर्ड भी हमने 3 वैल्यूज़ ले ली हैं। तो 5-6 वैल्यूज़ अगर नॉन ईयर ग्राफ हो तो आप ले लिया करें, बेहतर ग्राफ बन जाता है अगर इसका। पहले हम -3 यहाँ पुट करते हैं y में। तो -3 का स्क्वायर 9, 9 और 8 बनेगा। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो तकरीबन 2.8 बनता है अप्रॉक्सीमेटली। तो ये बनेगा ±2.8। अगर -3 पे ये आंसर है तो फिर +3 भी ये आंसर होगा, क्योंकि x के ऊपर स्क्वायर है। स्क्वायर होने की वजह से नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट्स की सेम आउटपुट आएगी। -2 पुट करेंगे 4, 4 - 1 3 आएगा और 3 का अंडर रूट होता है 1.73। यहाँ भी आएगा 1.73। -1 पुट करेंगे उसका स्क्वायर 1 बनेगा, 1 - 1 0, 1 - 1 0। अब इसके बाद जो फॉर्मेलिटी होती है वो स्केल की होती है कि स्केल कैसे बनाना है आपने। तो स्केल के बारे में हमने पढ़ा हुआ है कि अलॉन्ग x एक्सिस और अलॉन्ग y एक्सिस आपने बताना होता है, और ये इक्वलेंस होती है ग्राफ पेपर की जो बॉक्सेस हैं उसकी और रियल वैल्यूज़ की आपस में। तो पहले हम लिखते हैं जी अलॉन्ग x एक्सिस क्या स्केल होगा वो देख लेते हैं। तो अलॉन्ग x एक्सिस स्केल ये होगा कि जो साइड है, साइड ऑफ बिग बॉक्स कह लें या बिग स्क्वायर कह लें, वो हम रख लेते हैं कल की तरह, जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में किया था 1 यूनिट। सेम इसी तरह जो अलॉन्ग y एक्सिस है वो भी आप सेम स्केल रख लें, क्योंकि वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली एक ही जगह पे एक जैसी बन रही है, बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ बड़ी नहीं बन रही। तो y के अलॉन्ग भी यही सेम स्केल आप रख लें, साइड ऑफ बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। और हर बिग बॉक्स के अंदर, बिग स्क्वायर के अंदर 10 स्मॉल स्क्वायर्स होते हैं, रो में भी और कॉलम में भी, और टोटल 100 होते हैं। तो वो फिर इसका मतलब अगर बिग बॉक्स की साइड 1 यूनिट है तो स्मॉल बॉक्स की फिर 0.1 यूनिट हो जाएगी। ये जो मैंने बात की है मैं इस तरह से बताता हूँ आपको कि ये अगर बिग बॉक्स है बड़ा, ग्राफ पेपर आपने देखा कि दो तरह के बॉक्स होते हैं। कुछ की लाइंस जो बड़े बॉक्स हैं उनकी लाइंस ज़रा बोल्ड होती हैं, इनके अंदर जो छोटे बॉक्सेस होते हैं उनकी थिकनेस जो है लाइंस की वो थोड़ी कम होती है। तो टोटल 100 बॉक्स होते हैं छोटे बड़े बॉक्स के अंदर। तो ये जो इस तरफ भी देखें तो आपको 10 नज़र आएंगे, 1 2 3 से 10 तक, इधर भी आपको 10 नज़र आएंगे। तो अगर बड़े बॉक्स की लेंथ आपने जो साइड की लेंथ है उसको 1 यूनिट के साथ इक्वेट किया हुआ है, तो जो छोटे छोटे बॉक्सेस होंगे वो फिर ऑटोमेटिकली 0.1 यूनिट चले जाएंगे। तो दोनों तो लिख सकते हैं, बिग बॉक्स लिखेंगे तो 1 यूनिट, स्मॉल बॉक्स लिखेंगे तो उसकी साइड फिर 0.1 यूनिट हो जाएगी आपके पास। अब आते हैं प्लॉट करने की तरफ। तो नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आपके पास चॉइस है। सिर्फ ये दरम्यान में जो पोर्शन है -1 से 1 ये डोमेन में नहीं आना। तो आप ये करेंगे, पहला जो वैल्यू प्लॉट करेंगे, -3 पे आंसर आ रहा है 2.8, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। ये -3x 2.83 के करीब होगा, तो 3 के बिल्कुल सामने, थोड़ा सा 3 से नीचे रखना है 2.8 को, और इस -3 के बिल्कुल ऊपर। तो ये आपके पास जो पहली वैल्यू प्लॉट होती है वो ये आ जाएगी। इसी तरह -2.8 -3 के करीब होगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे। अब आते हैं जी -2 पे 1.73, 1.7 जो है वो 2 के करीब है, -2 के बिल्कुल ऊपर, और जो -1.73 है वो -2 के नीचे, और इस मान से थोड़ा सा ऊपर आपने करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। और -1 पे क्या आंसर है 0, ये इधर आ जाएगा। 0 क्या हो रहा है y, और y 0 होता है x एक्सिस के बिल्कुल ऊपर। सिमिलरली इधर देखें आप 1 पे फिर 0 है, 2 पे 1.7, 1.72 के करीब होगा, यही 1.7 लाइन इधर लें, ये +1.7, और ये अगर देखें हम तो ये तकरीबन बनता है -1.7।
2 के करीब, थोड़ा सा 2 से ऊपर रखना है इसको आपने। फिर इसी तरह अगर आप आते हैं 3 पे, तो 3 पे 2.8 है, 2.8 3 के करीब होगा, पॉजिटिव वाला ऊपर और नेगेटिव वाला बिल्कुल इसके सामने। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ पे बनाएं तो ये ज़्यादा क्लियर बन सकता है इसका ग्राफ। यहाँ चूँकि हम रफ़ स्केच बना रहे होते हैं, रफ़ ग्राफ, तो थोड़ा सा लाइंस ऊपर नीचे हो जाती हैं। अब अगर ये लीनियर ग्राफ होता तो मैं शार्प एजेस बना के इनको ज्वाइन करता, लेकिन ये नॉन लीनियर ग्राफ है। कोई भी नॉन लीनियर ग्राफ होगा तो उसके लिए आपने स्मूथ यानी फ्री एंड कर्व ड्रा करनी है। तो ऐसी फ्री एंड कर्व ड्रा करनी जो सारे पॉइंट से गुजर जाए। तो यहाँ से हम फ्री एंड कर्व यूँ बना लेते हैं, इस साइड से इस तरह की बन जाएगी, और यहाँ अगर हम बनाएं तो ये फ्री एंड कर्व, और इधर अगर बनाएंगे तो इस तरह आ जाएगी। तो दोनों तरफ देखें 2 ब्रांचेस बन गई हैं। इस ग्राफ को हाइपरबोलिक ग्राफ कहते हैं, हाइपरबोला कहते हैं इसको। और अब देखें कि जो मिडिल पोर्शन है इसको क्यों नहीं हमने ग्राफ का पार्ट बनाया, क्योंकि -1 और 1 के दरमियान डोमेन नहीं थी। इसका मतलब है यहाँ से आपने x की वैल्यूज़ पिक ही नहीं की, और इसकी वजह से ग्राफ में कोई भी वैल्यू y की यहाँ नहीं आ सकी। तो ये ग्राफ आपके पास बन गया है इस फंक्शन का, जिसको हमने पैरामीट्रिक फॉर्म से डेवलप करके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में 4 पार्ट्स हैं टोटल, और पहला जो पार्ट है वो ये लिखा है मैंने, और उसके बाद 4th पार्ट लिखा है मैंने। इसमें ये कहा गया ड्रा द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिफाइंड बिलो एंड फाइंड वेदर दे आर कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूटी से आप फेमिलियर है, 1.4 एक्सरसाइज आपने की है, पूरी एक्सरसाइज कंटिन्यूटी वाली थी। वहाँ पे आपने कंटिन्यूटी की जो एनालिटिकल डेफिनेशन है वो पढ़ी थी। आज आप ग्राफिकली देखेंगे कि कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का क्या मीनिंग होता है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसमें ये फंक्शन गिवन है आपको, y इज़ इक्वल टू x माइनस 1, पहली ब्रांच इसकी लेस देन 3 के लिए और दूसरी ब्रांच इसकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 के लिए। अब आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 1.1 का, और उसका पार्ट नंबर 6 था ये वाला, एग्जैक्ट सेम पार्ट लिखा हुआ है। वहाँ पे आपको याद होगा आप लोगों ने 3 काम किए थे। वहाँ पे फंक्शन g(f(x) दिया होता है, g(f(x) हो या f(x) हो, जो भी होगा वो y के इक्वल ही होगा। तो 3 काम आपने ये किए थे कि आपने डोमेन निकाली थी, एक रेंज निकाली थी, और उसके बाद आपने उसका स्केच बनाया था। यहाँ आपके लिए आसानी ये है कि ना आपने डोमेन फाइंड करनी है, ना आपने रेंज फाइंड करनी है, सिर्फ आपको ग्राफ का कहा गया है। अब मसला ये है कि डिफरेंस दोनों में क्या है। वहाँ स्केच का वर्ड यूज़ हुआ था, स्केच में सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करते हम, लेकिन जब ग्राफ का वर्ड यूज़ होता है तो फिर हमें ग्राफ की पूरी फॉर्मेलिटीज़ बनानी पड़ती हैं। तो पहली फॉर्मेलिटी क्या होती है कि y फंक्शन f(x) लिखा होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। दूसरी होती है कि डोमेन पता हो आपको, तो वो भी साथ लिखी है, लेस देन 3 डोमेन इसके लिए है और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इसके लिए होगी। और तीसरी जो बात है टेबल बनाना है, वो आपका काम है। टेबल उसी तरह बनेगा जिस तरह हमने वहाँ पे क्वेश्चन 4 के पार्ट 6 में बनाया था। दोनों जो है वो लीनियर इसके पोर्शन है, और लीनियर पोर्शन के लिए हमें एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ चाहिए होती हैं। तो 3 से लेस कोई सी 2 वैल्यूज़ इसके लिए रख लेंगे हम, और 3 से ग्रेटर और इक्वल 2 वैल्यूज़ इसके लिए रख लेंगे। तो बिल्कुल वैसा ही ग्राफ बनेगा जैसा आपने 1.1 में बनाया था। और वो ग्राफ फिर आपने देखा था कि 3 पे ब्रेक हुआ था। देखेंगे अगर ग्राफ 3 पे टूट रहा है तो हम कहेंगे ये डिसकंटिन्यूस है, और अगर 3 पे ग्राफ आपस में ज्वाइन हुआ है तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस है और डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और ये होपफुली आप खुद करेंगे। इसी तरह इसका जो 4th पार्ट है, ये 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 4 का 8th पार्ट था, और ये भी मैंने आपको करवाया था। अगर आपने वो लेक्चर दोबारा देखना है तो दोबारा भी देख सकते हैं उसमें। इसके अंदर भी आप देखें तो आपको बिल्कुल सेम फंक्शन दिया हुआ है, और सिर्फ आपने ग्राफ बनाना है और कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि इसको हमने फैक्टराइज किया था, x माइनस 4 x प्लस 4 के फैक्टर बनाए थे, और उसके बाद कैंसिल होने के बाद हमारा जो आंसर बना था वो जस्ट x प्लस 4 आया था। तो मैंने ये किया है कि चूँकि ये वाला पार्ट आपको याद होगा, वहाँ मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करके होमवर्क दिया था। यहाँ इसके साथ एक पार्ट मिलता जुलता दूसरा पार्ट है इसका, बिल्कुल देख लें आप रिजेंबल कर रहा है। तो ये वाला पार्ट मैं यहाँ करवा देता हूँ ताकि ये उधर भी आपका 1.1 में भी कवर हो जाए, और इस एक्सरसाइज का ये वाला पार्ट और ये दोनों इस एक पार्ट के करने से कवर हो जाएं आप लोगों के। तो सिमिलरिटी हमें मिल रही थी, हमने उसका फ़ायदा उठाया, और हमने सिमिलर लिख के अपने नोट्स में भी आप लोगों ने लिख लेना है, ताकि जब आप 1.5 रिवाइज़ कर रहे हो तो दोबारा से आपको ये क्वेश्चन ना करना पड़े। तो इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ग्राफ की वही फॉर्मेलिटीज़ हैं। पहली फॉर्मेलिटी ये होती है कि y फंक्शन f(x) लिखा होना चाहिए, तो वो लिखा हुआ है। दूसरी फॉर्मेलिटी होती है कि डोमेन इसकी आपको पता हो। तो आप देख सकते हैं कि डोमेन के लिए देखते हैं हम कि अगर कोई ऐसी वैल्यू जिसके पुट करने से फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा हो तो उसको निकालना होता है। तो ये नज़र आ रहा है कि 2 पुट करने से इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा।
इसका मतलब 2 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। और साथ आप देख सकते हैं ये आपको क्वेश्चन में बात उसने खुद भी बता दी है कि आप 2 पुट नहीं कर सकते। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एज, ये जो गिवन फंक्शन है y जो भी लिखा हुआ है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं एज गिवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, या अनडिफाइंड भी कह सकते हैं आप। नॉट डिफाइंड कहाँ पे नॉट डिफाइंड है? एट x इज इक्वल टू 2। सो जो डोमेन बनेगी इसकी, चूंकि डोमेन ग्राफ के लिए ज़रूरी होती है, डोमेन जो बनी इसकी वो बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 2। सिर्फ 2 आपने डोमेन से निकालना है, बाकी सारे नंबर डोमेन में हो सकते हैं। तो पहली बात थी कि y फंक्शन ऑफ x हो चुका, डोमेन भी चेक होगी। अब तीसरी जो स्टेज है वो होती है टेबल की। टेबल से पहले आपको याद होगा हम y अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो उसको सिंप्लीफाई कर लेते होते हैं। तो मैं पहले y को सिंप्लीफाई करके देखता हूँ। आल्सो y को सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा हुआ है x माइनस 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 4 ओवर x माइनस 2। फैक्टर बना लें तो x माइनस 2 x प्लस 2 डिवाइडेड बाई आ गया x माइनस 2। ये दोनों कैंसिल हो गए। और ये याद होगा मैंने 1.1 में आपको ये बताया था कि कैंसिलेशन करते हुए इस बात की गारंटी होनी चाहिए कि जिसको आप वेरिएबल टर्म को कैंसिल कर रहे हैं वो वेरिएबल टर्म 0 नहीं है। तो देखें x 2 के इक्वल नहीं है तो फिर x माइनस 2 भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। तो y सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमारे पास आया x प्लस 2। और अब हमें समझ आ गई है कि ये एक लीनियर रिलेशनशिप बन गया x और y का। तो इसका मतलब है ये एक लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और रिस्ट्रिक्शन ये है कि उस लाइन में आपने सिर्फ 2 नहीं पुट करना। अब थर्ड जो स्टेज होती है इसकी वो होती है टेबल की। टेबल बनाने के लिए आप जानते हैं कि अगर लीनियर ग्राफ हो तो हम सिर्फ 2 वैल्यूज़ चूज़ करते होते हैं अपनी मर्जी की डोमेन से। नॉन लीनियर हो, जैसे हमने पीछे एक क्वेश्चन किया, तो हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनता है। तो हम 5-6 वैल्यूज़ ले लेते हैं आमतौर पर नॉन लीनियर में, और लीनियर में हमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ ही चाहिए होती हैं। तो मैं x की 2 वैल्यूज़ इस डोमेन को देखते हुए रखूँगा। चूँकि 2 पे डिफाइंड नहीं है तो मैंने आपसे कहा था जहाँ डिफाइंड ना हो कोशिश किया करें एक नंबर उससे पहले और एक उसके बाद रख लिया जाए। तो 2 से पहले हम 1 रख लेते हैं और 2 के बाद हम 3 रख लेते हैं। और y किसके इक्वल है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के बाद x प्लस 2 के। तो 1 यहाँ पुट करें 1 प्लस 2 3, और 3 यहाँ पुट करें 3 प्लस 2 5। ये आ गया हमारे पास टेबल भी। टेबल के बाद आपको याद होगा स्केल की बात हम करते होते हैं, और स्केल जो है अलॉन्ग x एक्सिस भी होता है और अलॉन्ग y एक्सिस भी होता है। तो अलॉन्ग x एक्सिस हम बताते हैं क्या है, अलॉन्ग x एक्सिस स्केल क्या होगा जी, साइड ऑफ, जो यूजुअली हम रखते हैं वही रख लेते हैं, साइड ऑफ बिग बॉक्स भी कह सकते हैं या स्मॉल बॉक्स भी। बिग बॉक्स की साइड यूजुअली रखी जाती है 1 यूनिट। इसी तरह से अलॉन्ग अगर आप स्मॉल बॉक्स रखेंगे तो वो फिर आ जाएगा 0.1 यूनिट। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि क्यों ऐसा होता है, पिछले पार्ट में हमने ये डिस्कस किया था। अगेन साइड ऑफ बिग बॉक्स अलॉन्ग y भी रख लें 1 यूनिट। इसके बाद ग्राफ को प्लॉट करने की बारी है, तो यहाँ प्लॉट भी कर लेते हैं इसको। तो मैं बनाता हूँ XY प्लेन और उसके बाद फिर इसको प्लॉट करते हैं। अब हमने ये XY प्लेन ड्रॉ कर लिया है और वैल्यूज़ हमारे सामने है, बस इसको अब प्लॉट करना बाकी है। तो देख लें जब 1 पुट करते हैं तो 3 आंसर आ रहा है, x1 और y3। x1 ये हो गया और y3 ये। तो 1 के ऊपर 3 के सामने एक पॉइंट ये प्लॉट कर लेते हैं। थोड़ा डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ मैं इसके लिए। तो 1 के ऊपर और 3 के सामने ये आ गया पॉइंट, और फिर 2 पुट करना नहीं हमने। 3 के बिल्कुल ऊपर देखेंगे तो x3 और y कितना होगा 5। तो x3 और y 5 के सामने और 3 के बिल्कुल ऊपर अगर प्लॉट करें तो तकरीबन ये वाला पॉइंट बनता है हमारे पास। फिर आप जानते हैं कि लीनियर ग्राफ के लिए हमें सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके प्रोड्यूस करना है और हमें इसका ग्राफ मिल जाएगा। तो मैं दोनों को ज्वाइन करता हूँ और इधर भी एक्सटेंड कर देते हैं इसको, और इस तरफ भी इसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि 2 डोमेन में नहीं है तो 2 के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये देखें बिल्कुल 2 के ऊपर अगर हम एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करें तो ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आपने एक एम्प्टी सर्कल ड्रा करना है। ये एम्प्टी सर्कल ये शो करेगा कि ये जो पॉइंट है ये ग्राफ का पार्ट नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि 2 आप इनपुट नहीं दे सकते। तो 2 की जो आउटपुट है, अगर हम 2 पुट करें, यहाँ पे देखें, अगर हम 2 पुट करें तो 2 + 2 4 बनता है, यानी y4। तो x वाली साइड से आप देख सकते हैं कि 2 निकल गया डोमेन में से,
और y वाली साइड से आप देख सकते हैं कि 4 निकल गया। तो ये पॉइंट बनना था 2,4 x2 और y4, चूँकि x2 पुट नहीं कर सकते डोमेन में, तो जो 2 की इमेज थी, 2 की आउटपुट थी 4, वो रेंज से निकल गई है। तो ये इसका ग्राफ बन गया, हर लिहाज से हमने कंप्लीट कर दिए। अब आप देखें कि उसने हमें सिर्फ ग्राफ का नहीं कहा था, ये भी कहा था कि ग्राफ बनाने के बाद चेक करें कि क्या ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पूरा ग्राफ बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, सिर्फ 2 पे आके एक एम्प्टी सर्कल ड्रा हो गया। एम्प्टी सर्कल का मतलब है यहाँ ग्राफ टूट गया है, ब्रेक हो गया है, और वो 2 वैल्यू थी उस वैल्यू पे ब्रेक हुआ है। तो इसका मतलब है ये ग्राफ डिसकंटिन्यूस है एट x = 2। तो ये बात मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो ये आज आपने जो कंटिन्यूटी है उसको ग्राफिकली भी देख लिया है कि वो किस तरह से होती है। तो देख लें, फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट given function is discontinuous, या आप ये भी लिख सकते हैं कि नॉट कंटिन्यूस। कहाँ नहीं कंटिन्यूस जी? डिसकंटिन्यूस एट x = 2। तो ये जो ग्राफ था ये एट x = 2 जो है ये कंटिन्यूस नहीं था, यानी 2 पे ये ग्राफ डिसकंटिन्यूटी बना रहा है। तो ये जो इसकी साथ का जो पार्ट, 4th पार्ट था, वो अब ऐसे ही करना आपने। अब जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसके साथ एक रेलिवेंट पार्ट है 3rd, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन हर लिहाज से कवर हो जाए। और जो उसका आखिरी क्वेश्चन है 4, वो फिर मैं, चूँकि सारे अब ग्राफ वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलमोस्ट सारी कैटेगरीज, तो उसके जो आपको नोट्स मिलेंगे आप उसमें से इस ग्राफ को देखिएगा ताकि हम एक और क्वेश्चन करके लेक्चर को वाइंड अप करें और फिर ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 3, और पार्ट 3 जो है क्वेश्चन 3 का वो फर्स्ट पार्ट के साथ मैच करता है। फर्स्ट पार्ट वैसे भी मैंने आपको लिख के बताया था कि 1.1 का क्वेश्चन 4 जो था उसका एक जो 6 पार्ट था उसके साथ भी मैच कर रहा था। फर्दर ये भी कर लेते हैं ताकि ये भी कवर हो जाए और साथ वो पहले से आपका कवर हुआ है। इसमें भी देखें ग्राफ की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, पहली फॉर्मेलिटी तो पूरी है कि y फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखा हुआ है, 2 ब्रांचेज हैं इसकी। 3 के इक्वल ना हुआ तो ये यूज़ करेंगे और इक्वल हुआ तो ये यूज़ करेंगे। अब ना इक्वल होने का मतलब है लेस के लिए भी हो सकता है और ग्रेटर के लिए भी। दूसरी फॉर्मेलिटी डोमेन की होती है। डोमेन ऑलरेडी आपके पास x की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो डोमेन भी बड़ी क्लियर है हमारे सामने। और थर्ड जो स्टेज हम वहाँ से बात शुरू करेंगे। थर्ड स्टेज होती है ग्राफ के लिए टेबल बनाना। चूँकि 2 ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच तो कांस्टेंट ब्रांच है, उसमें 3 के सिर्फ एक वैल्यू के अगेंस्ट y की वैल्यू दी हुई है, तो इसका तो हमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर बना लें तब भी अच्छी बात है, ना बनाएं तब भी कोई नहीं। तो जो पहले वाली ब्रांच है उसका हमें टेबल यहाँ कन्फर्म बनाना पड़ेगा। तो मैं टेबल बनाता हूँ, देखें, क्योंकि बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हमें उसने पहले से करके दे दी हैं। तो टेबल जब बनाते हैं तो ये देख लें, टेबल के अंदर चूँकि ये लीनियर ग्राफ है, लीनियर होने की वजह से सिर्फ 2 वैल्यूज़ चाहिए हमें और 3 के इक्वल ना हो वैल्यूज़ बस। तो आप 3 से पहले और बाद, यानी 3 से लेस और ग्रेटर 2 वैल्यूज़ कोई सी भी चूज़ कर लें। तो मैं ये करता हूँ कि एक वैल्यू 3 से लेस रखता हूँ 2 और एक 3 से ग्रेटर 4, और इसके करस्पॉन्डिंग y जो है x + 3 है। 2 पुट करें, 2 + 3 5, और 4 पुट करें, 4 + 3 7। और वैसे अगर आप दूसरे का टेबल बनाना चाहें, जो कि मैंने आपको कहा ज़रूरत नहीं है लेकिन बनाएं तो बना सकते हैं। दूसरे वाले ग्राफ में x की वैल्यू सिर्फ कौन सी अलाउ है, 3, और उसके अगेंस्ट y सिर्फ कितना आएगा आपके पास, 2। तो एक ब्रांच का ग्राफ ये बन जाएगा और एक ब्रांच का यहाँ से बन जाएगा हमारे पास। लेकिन ये टेबल बन चुका है। टेबल बनने के बाद आपको याद होगा हम स्केल की बात करते हैं ग्राफ प्लॉट करने से पहले। स्केल क्या होता है कि जो बॉक्सेस हैं, ये कई दफ़ा आपको बात एक्सरसाइज में बता चुका हूँ, बॉक्सेस जो ग्राफ पेपर के होते हैं उनकी इन जो रियल वैल्यूज़ हैं इनके साथ इक्वलेंस देखनी होती है आपने। तो एज़ यूजुअल हम जो स्केल रखते आ रहे हैं वो वही यहाँ रख लेते हैं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस हम कहते हैं कि जो साइड है, अगर बिग बॉक्स रखें तो 1 यूनिट रखते हैं और स्मॉल बॉक्स रखें तो 0.1 यूनिट। तो हम साइड ऑफ, इस केस में स्मॉल बॉक्स रख लेते हैं। साइड ऑफ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यूज़ ना हो तो फिर यही आप स्केल आमतौर पे रखते हैं। और सिमिलर स्केल आप रख लें y के अलॉन्ग भी, अलॉन्ग y एक्सिस भी आप कहें साइड ऑफ स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 0.1 यूनिट। ठीक है जी, क्लियर होगी बात।
अब इसके बाद जो लास्ट स्टेज होती है ग्राफ को प्लॉट करने की, तो एक्स वाई प्लेन बनाते हैं और उसके बाद ये ग्राफ आपका प्लॉट कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, एक्स वाई प्लेन हमने ड्रा कर दिया, अब इसको प्लॉट करते हैं। तो जो पहले वाला ग्राफ, चूँकि दो ग्राफ तक हुआ करें तो ट्राई किया करें कि अगर आपके पास दो कलर अवेलेबल है, स्पेशली ब्लू और ब्लैक, तो आप उनका यूज़ किया करें। क्योंकि मेरे पास इस वक्त कलर जो अवेलेबल है वो ब्लैक है। रेड कलर आप पेपर में यूज़ नहीं कर सकते और ना ही आप ग्रीन यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक से दोनों ग्राफ बना लूँ। इसमें आप देखें x जब 2 होगा तो y कितना है 5, x2 और y5 ये है और x2 ये है, तो 2 के बिल्कुल ऊपर और 5 के सामने ये एक पॉइंट प्लॉट हो गया। और 4 पे 7 है, x4 और y7 आपके पास यहाँ आ जाएगा। अब चूंकि लीनियर ग्राफ के लिए 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं तो आप इनको ज्वाइन करके एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों के दरमियान 4 और 2 के दरमियान देखें एक नंबर आता है 3, जिस 3 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डिफरेंट है, यानी 2 है। तो आप ये करेंगे कि 3 के लिए x3 जब होगा तो y किसके इक्वल है 2 की, 3 के बिल्कुल ऊपर और 2 के सामने आपने यहाँ एक डॉट लगाना है जो ये शो कर रहा है कि ये 3 के ऊपर वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आ रही है 2 के। अब जब इसको हम आपस में ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करके इसको इधर प्रोड्यूस कर दिया, इसको इस तरफ प्रोड्यूस कर दिया। अब इन दोनों के दरमियान में जो ये 2 के ऊपर वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने एक एम्प्टी सर्कल ड्रा करना है। इसका मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि ये वाला पॉइंट इस पहले वाले ग्राफ का पार्ट नहीं है। अब इस ग्राफ का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इस ग्राफ में 3 पुट करना अलाउ नहीं था आपको। तो 3 पुट करना अगर अलाउ नहीं है तो जो 3 की आउटपुट आ रही है वो अगर हम देखें, अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो 3 + 3 6 बनता है। इसका मतलब अगर इस ग्राफ में 3 पुट करना अलाउ नहीं है तो इस ग्राफ में y की वैल्यू 6 नहीं हो सकती। तो देख लें 6 के बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा है कि 6 के बिल्कुल सामने आपको एक गैप नज़र आ रहा है, एम्प्टी सर्कल। इसका मतलब 3 पुट करना अलाउ नहीं था, तो 3 का जो आंसर था y6 वो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। तो ये इस ग्राफ की डिसकंटिन्यूटी आ गई। वो जो पॉइंट 3 के अगेंस्ट आना था वो सेकंड ग्राफ में, सेकंड लेयर में आ जाएगा। तो ये y2 के इक्वल होगा जब x कितना होगा 3। तो x3 के करस्पॉन्डिंग y कितना आ गया 2। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट था यहाँ से ड्रॉप हुआ है, ब्रेक हुआ ग्राफ और ये पॉइंट ड्रॉप होकर इस जगह पे आ गया 2 के सामने। तो ये शो कर रहा है कि ये पूरा ग्राफ अपनी कंटिन्यूटी में नहीं है। x = 3 के ऊपर ग्राफ टूटता है और टूट के ब्रेक होके इस जगह पे आ जाता है। तो यही बात हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ it is clear that given function is discontinuous at x is equal to 3। ग्राफ जो है वो 3 पे डिसकंटिन्यूस है। तो आज आपने ग्राफ से भी डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी चेक करना सीख ली। इससे पहले 1.4 में हमने एनालिटिकल अप्रोच यूज़ की थी और हमने उसको एनालिटिकल वे से पढ़ा था कि डिसकंटिन्यूटी की जो कंडीशंस हैं वो कैसे चेक होती हैं। तो अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन 4 है उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना है, उसका मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा और उस थोड़े से आइडिया के बाद फिर हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह जो रिमेनिंग चैप्टर का काम है वो करेंगे। तो जो अगला आपका काम रह गया है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 को, और फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास की तरफ। अच्छा जी, क्वेश्चन 4 है, इसकी थोड़ी सी आपको अवेयरनेस देनी थी, क्योंकि जो आपको नोट्स मिलेंगे वहाँ ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट फॉर्म में मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ग्राफ वाले हो चुके हैं तो काम थोड़ा सा बोरिंग हो गया हमारा, तो हम चाहते हैं कि इसका थोड़ा सा आइडिया लेके लेक्चर को वाइंड अप करें और फिर जो नोट्स आपको मिलेंगे वहाँ से आप इसको प्रॉपर देख लेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आ गया, फाइंड ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगर आपको फर्स्ट ईयर की 11 चैप्टर की 11.2 एक्सरसाइज याद हो तो उसका भी आखिरी क्वेश्चन ऐसे ही हुआ करता था। ग्राफिकल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आप इस एक्सप्रेशन का जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का अलग अलग ग्राफ बनाएंगे और ये देखेंगे कि दोनों ग्राफ किस पॉइंट पे मीट करते हैं। जिस पॉइंट पे मीट करेंगे उसके बिल्कुल नीचे जो x की वैल्यू होगी वो इसका सोल्यूशन होगी। तो सिर्फ हमें करना ये पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड y = x का अलग ग्राफ बनेगा एंड जो राइट हैंड साइड है y = sin 2x इसका अलग ग्राफ बनेगा। क्योंकि लेफ्ट राइट में दो डिफरेंट फंक्शंस हैं और फंक्शन हमेशा आपने y के बराबर रखना होता है। तो ये लीनियर ग्राफ है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है आपके पास,
और इससे आप फेमिलियर हैं, फर्स्ट ईयर में 11.2 में आपने ये ग्राफ बनाए हुए हैं। तो मैं सिर्फ रफ स्केच बनाता हूँ, बाकी आपने टेबल बना के, चूँकि ये लीनियर है, 2 वैल्यूज़ के लिए रखनी होंगी और ये आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक है, जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ रखेंगे उतना अच्छा ग्राफ बनेगा। तो रफ अगर स्केच बनाएं तो इस तरह से आपके पास XY प्लेन बनना है, यहाँ ओरिजिन ले लें और Y का ग्राफ अगर हम लेते हैं और एंगल 0 से ऑनवर्ड रखते हैं तो इसकी यूँ कर्व बनती होती है sin 2x की, और y का जो ग्राफ होगा वो एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ होगा, तो यूँ लाइन बनेगी आपके पास। तो y=x और y=sin x सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेंगे, जो असल में कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ एट x=0 मिलते हैं। तो ये जो 0 है इसको हमने हमेशा याद रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, तो इसका आंसर हमेशा रेडियंस में लिखना होता है। तो हम ये कहेंगे कि x=0 रेडियंस पे ये दोनों ग्राफ आपस में मिलते हैं और ये इसका ग्राफिकल सोल्यूशन है। एक्सरसाइज का जो बिल्कुल पिछला पेज है 1.5 से पीछे, वहाँ भी आप देख सकते हैं कि आपको एक ग्राफ मिलेगा, ग्राफिकल सोल्यूशन मिलेगा, उसमें एक काज का ग्राफ है और एक x वाले यानी इस तरह का y=x वाला ग्राफ है। इस तरह ये हमने क्वेश्चन किया है, इसी की तरह एक एग्जांपल है एक्सरसाइज 1.5 के पिछले पेज पे लिखी हुई है, और यहाँ अगर x=sin 2x है तो वहाँ x=cos x है। तो आपको फर्स्ट ईयर का याद होगा कि आपने cos x का भी ग्राफ बनाना सीखा हुआ है। तो मैं रफ स्केच बना देता हूँ, उसमें एक y=x होगा और एक y=cos x होगा। तो cos का जो ग्राफ है अगर उसको ड्रा किया जाए तो वो 0 पे 1 होता है, जिस तरह ये 0 पे 0 है, तो वो इस तरह से उसकी ब्रांच बन रही होती है हमारे पास। और उसी के साथ अगर हम y=x का ग्राफ बनाएं, ये तो y=cos x हो जाएगा और y=x का ग्राफ इस तरह से बन रहा होगा आपके पास। तो आप देखें एक्सरसाइज 1.5 के पिछले पेज पे इस तरह दोनों ग्राफ इस जगह मीट करते हैं। तो इसके बिल्कुल नीचे अगर हम x की वैल्यू देखें यहाँ पे, तो ये ग्राफ में उसने बताया हुआ है कि ये तकरीबन 43 डिग्री बनती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा रेडियंस में लिखना होता है। तो आप इसको फिर 43 को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा सोल्यूशन बनता है। इसको बेशक आप डेसिमल में लिख लें। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस थी इसकी। इसके साथ ही 1.5 का काम ख़त्म होता है। इसके बाद इंशाल्लाह हम काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।